गांधी जी के विषय में रोहित भाई ने मुझसे अपने विषय जानने का कहा था। उस क्रम में मैं अपने विचार, उनके दर्शन के विषय में आलोचनात्मक बातें बताना चाहूँगा। आलोचना यानी पूर्ण रूप से क्रिटिक्स नहीं, जहाँ जहाँ उनकी खासियत और जहाँ जहाँ उनकी कमियाँ रहीं, दोनों के विषय में प्रकाश डालूँगा। जहाँ तक उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की बात है तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि उनसे बड़ा प्रभावकारी नेता शायद 20वीं सदी के अंदर पैदा नहीं हुआ था। हम कह सकते हैं कि आइंस्टीन उनके व्यक्तित्व को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कह गए हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही विश्वास कर सकें कि ऐसा हाड़मास का पुतला इस दुनिया में आया था। एक सर्वोच्च वैज्ञानिक के मुंह से निकली हुई तारीफ वाकई में गांधी जी को एक विराट व्यक्तित्व का दर्जा देती है। वैसे एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ था और उसके उपरांत अपनी स्कूलिंग पूरी करके बैरिस्टरी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड के अंदर गए और इंग्लैंड के अंदर उन्होंने बैरिस्टरी के अंदर कुछ मुकदमे भी लड़े। फिर उन्होंने तय किया कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर जा कर के अपनी प्रैक्टिस को जमाएं। तो उस दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान उन्होंने जहाज़ में एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के अंदर उनके सारे भविष्य का एक खाका खींचा था उन्होंने कि भारत कैसा होना चाहिए। उनकी दृष्टि में उस हिंद स्वराज के अंदर उन्होंने स्पष्ट किया था कि आज़ादी का अर्थ केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं है, प्रत्येक स्तर पर आज़ादी। मनुष्य स्व पर शासन करे, हर दृष्टि से वह आत्मनिर्भर हो, हिंसा को पूर्ण रूप से बहिष्कार करे और सत्याग्रह के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा करे। पाश्चात्य अपसंस्कृति को वह त्यागे और ग्रामीण जो अपना ग्राम स्वराज है, प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग, उसी के अनुरूप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। उनके तो ग्राम स्वराज में और हिंद स्वराज के अंदर पुलिस भी एक अवांछित तत्व के रूप में मानी गई है। वो कहते थे कि पुलिस की भी आवश्यकता क्यों, व्यक्ति स्वयं अनुशासित हो तो कहीं अनुशासन करने के लिए डंडे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिए और इसी का परिणाम ये है कि हम आज़ादी के बाद देखते हैं कि आज भी उनके नाम पर सारी योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं का संचालन हो रहा है। गाहे बगाहे प्रत्येक राजनीतिक दल के दर्शन के अंदर कहीं ना कहीं गांधी जी की छाप चलती है। चाहे गांधी जी का विरोधी हो या गांधी जी का समर्थक, गांधी जी के महानता को सभी दल समान रूप से स्वीकार करते हैं। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने एक 1921-22 का मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि असहयोग आंदोलन अपने पूरे जोरों पर था। ऐसा लग भी रहा था कि ये थोड़ा और आगे चल जाता तो भारत को जल्दी राजनीतिक आज़ादी मिल जाती। उसी दौरान एक दुर्घटना हो गई जिसमें उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कांड में सत्याग्रहियों ने अपने पर जब डंडे का वार हुआ तो अपना संयम खोया और संयम खो करके सीधे उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया। और हमला ही नहीं किया, उनको एक स्थान पर बंद कर दिया, चौरी चौरा नाम का स्थान था, और वहाँ पर आग लगा दी। ये बात जब गांधी जी को पता चली तो उनको अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं ऐसी कोई आज़ादी नहीं चाहता हूँ जिसमें हिंसा को स्थान मिले। हिंसा के वो घोर विरोधी थे और इसी बात को लेकर के उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि गांधी जी की ज़िंदगी में हिंसा और सत्य का कितना ज़्यादा महत्व था कि उसके लिए उनको आज़ादी की कोई जल्दी नहीं थी। वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो भी शासन बने या उन्होंने जिस शासन व्यवस्था की कल्पना की थी उसके अंदर हिंसा का कोई स्थान नहीं था। सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्ण आत्मनिर्भर हो। ग्राम एक पूर्ण इकाई के रूप में उन्होंने मान्यता देने की बात कही और उन्हीं के ही प्रयासों का ये फल था कि भारत को 1947 15 अगस्त को आज़ादी प्राप्त हुई। यद्यपि आज़ादी के अंदर गांधी जी का अवदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि केवल गांधी जी के प्रयास से ही हमको आज़ादी मिली। अन्य भी हमारे कई ऐसे नेता थे, ऐसे कई हमारे क्रांतिकारी वीर थे जिनके लगातार प्रयासों के बाद हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई। तो एक नैरेटिव बना दिया गया है कि गांधी जी ने आज़ादी दिलाई। ये नैरेटिव कुछ हद तक तो सही हो सकता है, पर वास्तविकता ये है कि ये कोई
कुछ 15-20 सालों का प्रयास नहीं था। 1857 से लेकर के 90 वर्षों तक जो निरंतर संघर्ष चला, उस संघर्ष का परिणाम ये निकला कि हम अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुए। बात उनकी आज़ादी के बाद की इम्पैक्ट की करें या यूं कहें कि तत्कालीन नेताओं का उनके बारे में क्या विचार था, तो यद्यपि एक मत से हम कह सकते हैं कि गांधी जी उस पराकाष्ठा पर पहुंच चुके थे जहां लोकगीतों तक में गांधी जी का कहीं न कहीं जिक्र होता था, और बिना किसी सोशल मीडिया के, बिना किसी प्रचार प्रसार के उन्होंने अपने कर्मों से 30 करोड़ व्यक्तियों को अपने नेतृत्व के उस आश्रय के अंदर, छाते के अंदर उन्होंने ला दिया। और यही परिणाम था कि उनके एक आवाज़ के ऊपर हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी थे वो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार थे। लोगों ने शराब की दुकान के अंदर बोतलें फोड़ दी, लोगों ने अपने विदेशी महंगे वस्त्रों की होली जला दी। बच्चे हैं वह कॉलेज की कक्षाओं को गांधी जी के कहने पर ही बंक करने लगे। इवन ये तक कहा जाता है कि नाई भी ऐसे व्यक्तियों के बाल नहीं बनाते थे जो अंग्रेज़ों के समर्थक हो। तो उनके व्यक्तित्व का ये विराट प्रभाव था कि कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं था जहाँ पर गांधी जी ने अपना प्रभाव नहीं डाला हो। पर उसके बावजूद भी कुछ बात हम करें उनके दर्शन के अंदर, जो आज के समय में निश्चित तौर पे अप्रासंगिक है। उन्होंने कारखानों का बहुत विरोध किया कि कारखाने हैं वह मनुष्य के श्रम को छोड़ देते हैं, मनुष्य के श्रम को चुराने वाली चीज़ें हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होने चाहिए। ये आज के युग के अंदर प्रासंगिक इसलिए नहीं है कि यदि हम अपने देश के अंदर इस चीज़ को लागू करते हैं तो इस विकास की दौड़ के अंदर बहुत हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए कारखानों का रहना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे लिए लोकतंत्र। उसके अलावा उनकी कुछ कमियां भी रही। ऐसा मान सकते हैं कि जब पाकिस्तान के बनने की बात आई तो ज़रूर उन्होंने कहा था कि मैं अपने लाश पर विभाजन स्वीकार करूँगा, पर अंततः उनको उस जिन्ना की मांग के ऊपर झुकना पड़ा। कारण तो यही था कि डायरेक्ट एक्शन डे के बाद उनका मन विचलित हो गया था और वो एक तरह से दुखी हो गए थे कि मतलब यदि आज़ादी के बाद और अविभाजित भारत के बाद यदि रोज़ के दंगे हों, उससे बेहतर ये कि हम अपने आप को अलग कर लें। और पाकिस्तान को उन्होंने बड़े भारी मन से अलग किया। वहाँ तक भी उनका रवैया बिल्कुल आलोचना से परे था। समस्या तब आती है जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की अनुचित मांगों को मनाने के लिए उन्होंने उपवास पे जाना तय किया कि मैं उपवास करूंगा और जो कुछ भी राशि पाकिस्तान को देय होनी चाहिए थी वो दूंगा, और उसके लिए वो अनशन में बैठ गए। और एक बात अक्सर उनके बारे में कही जाती है कि जब भी कम्युनल तरीके से यदि कोई झुकाव करने की बात आती है तो हमेशा गांधी जी मुस्लिमों के पक्ष में ही झुकते थे। इवन उन्होंने किसी पत्र में या किसी पुस्तक में ये तक लिख दिया था कि यदि विधर्मी हैं वो हिंदुओं के सनातन के ऊपर अत्याचार करते हैं तो उनको ये अत्याचार सहन करना चाहिए। तो आज का ज़माना इस टाइप का नहीं है जिसमें कि हम इस बात को स्वीकार कर सकें। यदि लगातार हम अत्याचार को सहन करते रहेंगे तो अत्याचारी का हो। तो इस तरह से हमें युवानुकूल बनने के लिए निश्चित तौर पर गांधी जी के कुछ सिद्धांतों को छोड़ना होगा। पर ऐसा कहने मात्र से ये नहीं हो जाता है कि गांधी जी वो अप्रासंगिक है। गांधी जी अपने दर्शन के माध्यम से, अपने सद्विचारों के माध्यम से, सत्य के प्रयोग के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक भी निश्चित तौर पर उनकी छाया वह भारतीय शासन व्यवस्था में निश्चित तौर पर दृष्टिगोचर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से हमें युवानुकूल बनने के लिए निश्चित तौर पर गांधी जी के कुछ सिद्धांतों को छोड़ना होगा। पर ऐसा कहने मात्र से ये नहीं हो जाता है कि गांधी जी वो अप्रासंगिक है। गांधी जी अपने दर्शन के माध्यम से, अपने सद्विचारों के माध्यम से, सत्य के प्रयोग के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक भी निश्चित तौर पर उनकी छाया वह भारतीय शासन व्यवस्था में निश्चित तौर पर दृष्टिगोचर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।